नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा और स्विट्ज़रलैंड में इसकी कार्यप्रणाली का वर्णन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? स्विट्ज़रलैंड में इसकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो पहले देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जनता की भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं शासन चलाती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। वह स्वयं नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और पद नियुक्ति करती है। यानी इसमें स्वयं जनता भाग लेती है और वही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और पद नियुक्ति करती है, कानून बनाती है और जितने भी नीति संबंधी फैसले हैं वह लेती है। हरनसा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन। जो हरनसा थे उनका कहना है कि जो वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र शासन है वह एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता के कार्य करती है। हरनसा का यह कथन प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। प्राचीन काल में रोम और यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली मौजूद थी। वर्तमान काल में भी स्विट्ज़रलैंड के कैंटोनों में नगर सभाएं, जिन्हें लैंड्समेड कहते हैं, पाई जाती हैं। इन नगर सभाओं में वयस्क पुरुष इकट्ठे होकर कानून बनाते हैं तथा शासन चलाने के लिए कार्यपालिका अधिकारियों को चुनते हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आरंभिक, जिसे इनिटेटिव कहते हैं, और जनमत संग्रह, जिसे रेफरेंडम कहते हैं, जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। यद्यपि इन दोनों संस्थाओं को अन्य राज्यों में भी अपनाने की कोशिश की गई, किंतु ये स्विट्ज़रलैंड के अलावा और कहीं सफल नहीं हुई। इसीलिए दोस्तों, जो स्विट्ज़रलैंड है उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इन कैंटोनों में शासन संबंधी नीतियों तथा कार्यों पर अंतिम निर्णय समस्त जनता के बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। यानी जो जनता है वही शासन संबंधी नीति तथा कार्य पर अपना बहुमत देती है। अब देख लेते हैं स्विस लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। नगर सभाएं, जिन्हें कहते हैं लैंड्समेड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह विधि स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटोन तथा 4 अर्ध कैंटोनों में प्रचलित है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर कुल 20 पूर्ण कैंटोन हैं और 6 अर्ध कैंटोन हैं, जिनमें से एक पूर्ण कैंटोन में और 4 अर्ध कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधि प्रचलित है। यह कैंटोन की एक प्रकार की सभा है जिसमें कैंटोन के प्रत्येक मतदाता को भाग लेने का अधिकार है। कैंटोन की समस्त शक्तियाँ इस सभा में केंद्रित होती हैं। यह सभा कैंटोन के लिए कानून बनाती है। इन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करती है।
जो लेजिस्लेटिव है वही कानून बनाती है और इन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करती है तथा उनके कार्यों और वेतन आदि निश्चित करती है। कैंटेन का बजट भी जो लेजिस्लेटिव है इसी सभा के द्वारा किया जाता है तथा न्यायाधीशों का चुनाव भी इसी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लेजिस्लेटिव या नगर सभा लोकतंत्र का शुद्धतम रूप है जिसमें सभी नागरिक एक स्थान पर इकट्ठे होकर सरकार के सभी कार्यों में अपनी प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ है जनता की राय लेना, यानी जनमत यानी जनता। इसके द्वारा जनता की राय ऐसे संविधान संशोधन अथवा कानून पर ली जाती है, यानी कानून पर ली जाती है जनमत संग्रह। जनता की राय जनमत संग्रह किसे कहते हैं? जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए या कानून बनाने के लिए जनता की राय ली जाती हो उसे जनमत संग्रह कहते हैं। जिन्हें आगे देखते हैं, जिन्हें विधानमंडल ने पारित कर दिया हो। यदि जनता का बहुमत उसे स्वीकार कर लेता है तो वह लागू हो जाता है, किंतु यदि जनता का बहुमत उसके विरुद्ध अपनी राय प्रकट करता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। जनमत संग्रह भी दो प्रकार का होता है, अनिवार्य जनमत संग्रह यानी कंपल्सरी रेफरेंडम और ऐच्छिक जनमत संग्रह यानी ऑप्शनल रेफरेंडम। जनमत संग्रह में विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जबकि अनिवार्य रूप से उसे जनमत संग्रह के लिए पेश करके उस पर जनता के बहुमत या कैंटेनों के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है। अर्थात संविधान में कोई भी संशोधन तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उस पर जनता के बहुमत के साथ साथ कैंटोनों की बहुमत की स्वीकृति न मिल जाए। इसके विपरीत साधारण कानूनों के बारे में स्विट्जरलैंड में ऐच्छिक जनमत संग्रह की भी व्यवस्था है। जनमत संग्रह आप जानते हो अनिवार्य जनमत संग्रह है और एक ऐच्छिक जनमत संग्रह होता है। इस व्यवस्था में विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानूनों को जनमत संग्रह के लिए पेश किया जाता है, यानी जनता की राय के लिए पेश किया जाता है। यदि कम से कम जो 30,000 नागरिक हैं अथवा 8 कैंटेन 90 दिन के अंदर किसी कानून पर जनमत संग्रह की मांग करें तो वह ऐच्छिक जनमत संग्रह के लिए जनता के बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। यानी यदि कोई कानून पारित करवाना है तो उसमें जनता के बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है दोस्तों। अगला है आरंभक, जिसे इनिटेटिव कहते हैं। आरंभक, अब आरंभक के बारे में पढ़ेंगे हम। जहां जनमत संग्रह जनता की इच्छा को जानने का नकारात्मक साधन है, यानी जनता को जानने की इच्छा को जो जनता का नकारात्मक साधन है वहाँ आरंभक एक सकारात्मक साधन है दोस्तों। आरंभक द्वारा जनता विधानमंडल कानून बनाने की मांग कर सकती है, यानी इसमें जनता स्वयं कानून बनाने की मांग कर सकती है। यदि 50,000 मतदाताओं अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र विधानमंडल को भेज देते हैं और प्रार्थना पत्र मिलने पर विधानमंडल उस पर विचार करता है। विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात उसे जनमत संग्रह के लिए पेश करता है। यानी जो जनमत संग्रह था ना दोस्तों, उसमें पहले विधानमंडल है जो वह है उसमें संविधान संशोधन करवाता है, लेकिन आरंभक में जनता पहले संविधान संशोधन करवाने का कार्य करती है, इसलिए यह उसके विपरीत कार्य करता है। यानी पहले आरंभक में जनता पहले कानून बनवाने की मांग करती है और जनमत संग्रह में जो विधानमंडल है वह कानून बनवाने की मांग करता है। यदि नागरिक बहुमत से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वह लागू हो जाता है। इस प्रकार आरंभक द्वारा नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी इच्छानुसार संविधान में संशोधन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
आरंभक भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है सूत्रबद्ध यानी फॉर्मुलेटेड, तथा एक होता है असूत्रबद्ध यानी अनफॉर्मुलेटेड या सामान्य सूत्रबद्ध। सूत्रबद्ध आरंभक उसे कहते हैं जब जनता एक निश्चित संख्या, जो जनता की निश्चित संख्या होती है दोस्तों, जिस संशोधन की मांग करती है, यानी एक निश्चित संख्या जिस संशोधन की मांग करती है उसे वह सूत्रबद्ध रूप में अर्थात उसकी निश्चित रूपरेखा तैयार करते हैं और उसे विधानमंडल के सामने पेश करती है। सामान्य आरंभक में केवल जनता केवल यह प्रस्ताव पेश कर सकती है पेश करती है कि किसी विषय के संबंध में कानून बनाया जाए। उस कानून को सूत्रबद्ध करने का कार्य विधानमंडल। एक मिनट दोस्तों, जो सामान्य आरंभक होता है ना दोस्तों, उसमें जनता केवल यह प्रस्ताव पेश करती है कि किसी विषय के संबंध में कानून बनाया जाए। उस कानून को सूत्रबद्ध करने का कार्य है जो वह विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। यानी दोनों ही प्रकार के आरंभक के माध्यम से विधानमंडल द्वारा पारित संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह कराया जाता है। इस प्रकार इस अधिकार के प्रयोग से जनता उन कानूनों को पारित करवा सकती है जिन्हें वह लोक के हित के लिए आवश्यक समझती हो। अगला है वापस बुलाना यानी रिकॉल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक और विधि है वापस बुलाना। इस नियम द्वारा नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले वापस बुला सकते हैं। यानी इसमें जो नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है दोस्तों, उसको वह वापस बुला सकती है जब नागरिक यह महसूस करे कि जो उनके द्वारा निर्वाचित यानी चुना गया प्रतिनिधि है दोस्तों, वह जनता यानी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य कर रहा हो अथवा उनका उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हो, तो वे उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग के लिए भी मतदाताओं की संख्या निश्चित कर दी जाती है। यानी इसमें भी जो मतदाता है उनकी संख्या निश्चित की गई है। यह जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने की प्रणाली है जिसके द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का ठीक प्रतिनिधित्व न करने पर जनप्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है। यानी इसमें जनता जो अपने द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व है, यदि वह उनके विरुद्ध कार्य करता तो जनता उसे वापस बुला सकती है दोस्तों, रिकॉल के द्वारा। यानी वापस बुलाना इसे कहते हैं। अगला है लोकमत संग्रह, जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं। कानूनों के पास करने के लिए नागरिकों की राय लेना जनमत संग्रह कहलाता। हमने देखा था पीछे, जो कानूनों को पास करने के लिए नागरिकों की राय लेते हैं उसे जनमत संग्रह कहते हैं। किंतु राजनीतिक प्रश्नों तथा नीतियों के विषय में जनता की राय लेना, इसमें यानी राजनीतिक प्रश्नों पर तथा नीतियों के विषय में जनता की राय लेते हैं तो उसे लोकमत संग्रह कहते हैं। जो पाकिस्तान है वह समय समय पर कश्मीर के प्रश्न पर लोकमत संग्रह की मांग करता है, किंतु वह इस बात को भूल जाता है कि उसके लिए पाकिस्तान को एक निश्चित समय के अंदर कुछ शर्तें पूरी करनी थी। यानी पहले वह पाकिस्तान जो कश्मीर के बारे में पहले लोकमत संग्रह की मांग करता रहता था दोस्तों, लेकिन उसके लिए भारत ने कुछ निश्चित शर्तें रखी थी और वह शर्तें कुछ उसने समय पर पूरी नहीं की थी।
अब कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और अब आप जानते ही हो जो आर्टिकल 370 था वह भी हटा दिया गया है और अब तो वह कश्मीर अपने देश का हिस्सा बन चुका है। और इस संबंध में लोकमत मत संग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। 1935 में सार क्षेत्र में रहने वाले लोगों का इस संबंध में लोकमत संग्रह करवाया गया था। वे जर्मनी के साथ मिलना चाहते हैं अथवा नहीं। वहाँ लोगों ने जर्मनी के साथ रहने के पक्ष में वर्णन किया था। जो सार क्षेत्र था दोस्तों, इसमें भी ऐसा ही था। जो सार क्षेत्र वालों जो सार क्षेत्र था वह भी जर्मनी के साथ मिल गया था, क्योंकि वहाँ पर भी लोकमत संग्रह करवाया गया था और उसने जर्मनी के पक्ष में निर्णय दिया था। इस प्रकार राज्य की मुख्य नीतियों पर लोकमत संग्रह के द्वारा जनता की राय ली जाती है। अब हमने पढ़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर जरूर दीजिएगा। किस देश को, पहला क्वेश्चन है, किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? जो पहला क्वेश्चन है, किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह क्या होता है? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।